नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर किया बड़ा ऐलान। दिग्गज सिंगर बानी जयराम का निधन, मिलने वाला था पद्म पुरस्कार। कई भाषाओं में गाए थे 10,000 से भी ज्यादा गाने। सिद्धार्थ की दुल्हनिया बनने के लिए जैसलमेर रवाना हुई कियारा आडवाणी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे राहुल के करीबी, क्राउड फंडिंग पर ईडी ने की पूछताछ। लंपी वायरस की तरह ही फैला संक्रमण, हजारों सुअरों की मौत। हाई अलर्ट की वजह बनी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। सूखी लकड़ी जड़ों से बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, देखते ही बनता है 70 साल के शांताराम का हुनर। हाँ, ये जानते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हल्द्वानी के लामाचोड़ में बने श्री चार धाम मंदिर में लोगों का अटूट विश्वास और आस्था है। इस मंदिर में विराजते हैं देवों के देव महादेव। आखिर क्या है इस मंदिर में, जानेंगे इसकी मान्यता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड को कई देव देवियों का निवास स्थल बताया जाता है। यही वजह है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यताएं हैं कि ये श्री चार धाम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को चारों धाम के दर्शन के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। कुमायूं के द्वार हल्द्वानी में लामाचोड़ क्षेत्र में स्थित ऐसा ही एक सिद्धपीठ श्री चार धाम मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 450 साल पुराना है। यही वजह है कि इस मंदिर में साल भर श्रद्धालु हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद चार धाम मंदिर में आकर जरूर पूरी होती है। भगवान शिव के केदारनाथ रूप के दर्शन हो या फिर कैलाश पर्वत पर बसा भगवान शिव का परिवार, इस मंदिर में देवों के देव महादेव की कृपा बरसती है। राधा कृष्ण, भगवान बद्रीनाथ, शनिदेव को बार बस की अपनी ओर खींचती है। हरियाणा के रोहतक जिले में आईएमटी स्थित ट्रक यूनियन में फायरिंग मामले में रोहतक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अंकित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया है कि मोनू डागर के कहने पर उसके साथियों ने वारदात को अंजाम दिया था। मोनू डागर फिलहाल सिद्धू मूसावाला की हत्या के मामले में पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सर्प शूटर है। रोहतक पुलिस ने फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि खाड़बाड़ गांव के अंकित को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और उसके जो बाकी 3 साथी हैं फिलहाल वो फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड में अंकित ने यह भी बताया कि ट्रक यूनियन में साझेदारी के लिए उन्होंने ये दबाव बनाया था, लेकिन मना करने के बाद भी ये फायरिंग की गई। इस फायरिंग मामले में 3 अन्य आरोपियों और भी हैं, जो कि फिलहाल फरार हो चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा रोहतक सीआरए को दिया गया। एएसआई विनोद दलाल ने बताया कि एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसने माना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो ताल्लुक रखने वाला है। उसका नाम ही मनु डागर कहने वाला है। वो
ट्रक यूनियन में साझेदारी के चलते थे और दबाव बनाने के लिए ही ये फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और मोनू जागर को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। फिलहाल 3 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए ही पुलिस जुटी हुई है। पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में पराली जलाने की समस्या हर साल व्यापक पैमाने पर प्रदूषण फैलाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस वेस्ट पराली को जलाने के बजाय इसका उपयोग इनोवेशन और क्रिएशन में किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में एक घरेलू महिला ने धान की पराली का उपयोग अपने आर्ट को निखारने में किया है। उषा वर्मा ने वेस्ट पराली का उपयोग करके कई तरह के पेंटिंग और सजावटी सामान बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसकी तरह प्रशंसा ही हो रही है। साथ ही विदेश में रहने वाले लोग भी पैरा आर्ट से बनी कलाकृतियों के डिमांड कर रहे हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की एक खास कला है पेरा आर्ट, जिसमें धान के आवरण यानी कि खोल से पेंटिंग बनाई जाती है। उस खोल को पेरा यानी कि पराली कहते हैं। जांजगीर चंपा जिले के अफरीद गांव की रहने वाली उषा वर्मा ने इस कला को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने इस धान के पेरा यानी कि पराली से 1 माह की मेहनत के बाद दर्जनों महापुरुषों और भगवान की कई तस्वीरें बनाई हैं, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। उषा अब इस कला को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए इस कला को निःशुल्क सिखाने पर विचार कर रही हैं। इसकी शुरुआत स्कूलों से ही की जाएगी। उषा वर्मा एक गृहिणी है। घर के साथ साथ पैरा आर्ट के प्रति लगाव देखकर परिवार वाले उनका हौसला अफजाई करते हैं। उषा ने महज 1 साल पहले ही पैरा आर्ट पर काम शुरू किया था। आज उनकी चर्चा प्रदेश के कोने कोने में हो रही है। पेड़ों की खराब लकड़ियां या सूखी जड़ों का सही इस्तेमाल करना कोई शांताराम से सीखे। 72 वर्षीय ये बुजुर्ग न सिर्फ लकड़ियों के खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, बल्कि जड़ों को ऐसे संवारते हैं कि लोग उन्हें अपने घरों में सजाने को मजबूर हो जाएंगे। देहरादून आए शांताराम ने बताया कि वो 25 से 30 सालों से यही काम कर रहे हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले शांताराम ने बताया कि ये उनका पुश्तैनी काम है। उनके पूर्वज भी लकड़ियों से तरह तरह की खूबसूरत वस्तुएं बनाते थे। मंदिरों और इमारतों के दरवाजे, खिड़कियों बनाने का काम भी वो करते थे। विरासत में मिली कला के कारण शांताराम भी बचपन से ही इसी काम में जुट गए और फिर लकड़ियों के कई तरह के सामान बनाने लगे। शांताराम का ये भी मानना है कि अपने परंपरागत काम को ही आगे बढ़ाकर रोजगार का साधन बनाया जाए तो सबसे बेहतर है। आज के समय में सजावटी सामानों की खूब डिमांड है। भले ही कई तरह के नए वस्तुएं बाजार में आए हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में भी लकड़ियों की वस्तुएं की डिमांड भारी है। शांताराम का ये भी मानना है कि हमें हर रोज कुछ नया करने का सोचना चाहिए, लेकिन पुराने काम को भी विकसित करते रहना चाहिए। राजस्थान में लंपी वायरस से हुए लाखों पशुओं की अकाल मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब सुअर प्रजाति के लिए जानलेवा माना जाने वाला अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग तेजी से पैर पसार रहा है। पंजाब के रास्ते से अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। अब ये तेजी से पूरे राजस्थान में अपने पैर पसारने लगा है। पंजाब से निकलने के बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पूर्वी राजस्थान के जिलों में तेजी से फैलने जा रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने पंजाब सीमा पार कर सबसे पहले अलवर में एंट्री की। अलवर के बाद सवाई माधोपुर, जयपुर के जीवनेर, भरतपुर, कोटा, करौली और जयपुर के रेनवाल में इस रोग की पुष्टि हो चुकी है। सुअर प्रजातियों में तेजी से पैर पसारते इस रोग ने सवाई माधोपुर जिले में तबाही मचा कर रख दी है। सवाई माधोपुर जिले के अलनपुर क्षेत्र में करीब 2966 पशुओं में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नामक बीमारी हुई है। सभी 2966 पशुओं की
इस महाबीमारी से दर्दनाक मौत हो गई। कोटा के संगोईद इलाके में 680 सुअर में इसी रोग की पुष्टि की गई। वहां अब तक इस रोग के कारण 444 से भी ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। जयपुर के जेबनेर में इस रोग के संक्रमित 66 पशुओं में से 60 की मौत हो चुकी है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकर सवाई से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया है। इस मामले में टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को हाल ही में एजेंसी ने गुजरात में गिरफ्तार कर लिया है। सवाई से पूछताछ की गई और इस हफ्ते की शुरुआत में ही 3 दिन तक अहमदाबाद के गोखले से उनका आमना सामना करवाया गया। सवाई से पूछताछ की गई और धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत उनका बयान रिकॉर्ड भी किया गया। एक पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता है। बताया जाता है कि वे उनकी रिसर्च टीम का नेतृत्व करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले को 25 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को तलब किया था। गोखले तब क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा जुटाने में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गुजरात पुलिस की हिरासत में था। सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी के बाद अब सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी पर सबकी नजरें हैं। सेलिब्रिटी कपल 6 या 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इन्होंने इस खबर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कपल की शादी इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बीच कई सेलिब्रिटीज के जैसलमेर रवाना होने से पहले ही इस खबर की पुष्टि होती देखी कि अब कियारा आडवाणी भी राजस्थान निकल गई है। एक्ट्रेस को हाल ही में मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट के बाहर देखा गया, जहां वो बेहद सिंपल लुक में दिखाई दी। शनिवार की सुबह कियारा आडवाणी कलीना एयरपोर्ट पर नजर आई। इस दौरान उन्होंने व्हाइट पैंट, व्हाइट टॉप पहना हुआ था। इसके साथ उन्होंने मोजेंटा पिंक शॉल ले रखी थी। एयरपोर्ट पर पेपराजी को देखकर अभिनेत्री ने प्यारी सी मुस्कान के साथ अभिवादन किया और फिर अंदर चली गई। इस दौरान उन्हें होने वाले दुल्हनियों के चेहरे का ग्लो देखने लायक था। एयरपोर्ट पर कियारा के साथ अन्य कुछ लोग भी दिखाई दिए जो उनकी शादी में शामिल होंगे। हालांकि अब तक सिद्धार्थ को बाहर नहीं देखा गया, ना ही उनके परिवार को लेकिन उनकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कियारा सिद्धार्थ ने शादी की खबरों को कंफर्म नहीं किया है। ऐसे में सेलिब्रिटी कपल के फैन थोड़े निराश हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ कियारा की प्री वेडिंग रस्में 5 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में 4 को सभी जैसलमेर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंके गए हैं। अमेरिका आधारित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक ताजा सर्वेक्षण में पीएम मोदी दुनिया में सबसे अधिक 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस सर्वेक्षण में दुनिया भर के 22 नेताओं की रेटिंग आंकी गई है और इसमें पीएम मोदी की रेटिंग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित अन्य नेताओं से काफी अधिक रही। इस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म ने यह भी बताया कि ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेस साल 26 से 31 जनवरी के बीच एकत्र किए गए हैं आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के 7 दिवसीय मूविंग एवरेज का सैंपल साइज लिया गया है। इस सर्वे में पीएम मोदी ने 78% की अप्रूवल रेटिंग हासिल की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से काफी आगे हैं, जिन्हें 40% की अप्रूवल रेटिंग मिली।
वहीं इस सर्वे में मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर 68% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर आए, जबकि स्विस राष्ट्रपति एलन वेसेट ने 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। दिग्गज सिंगर बानी जयराम का चेन्नई में निधन हो गया। वह 77 साल की थी। वो अपने घर में मृत पाई गई। वो इस साल मार्च में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली थी। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। हाल ही में पद्म पुरस्कार की सूची जारी हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वो अपने घर में मृत पाई गई थी। ए टाइम्स के मुताबिक उनके माथे पर चोट के निशान देखे गए। वही बानी लंबे समय चेन्नई में रह रही थी। वो तमिल तेलुगु इंडस्ट्री के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने कई भाषाओं में भी गाने गाए हैं। बानी जयराम ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठा, उड़िया, बंगाली समेत देश के कई भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। साल 1971 में आई बॉलीवुड फिल्म गुड्डी में उन्होंने बोल रे पपीरा रे गाया था। उनकी आवाज में गाया ये गाना एवरग्रीन सॉन्ग बना। इस फिल्म से जया बच्चन ने डेब्यू किया था और ये गाना उन्हें पर फिल्माया गया था। लगातार विवादों में रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर बड़ी घोषणा की है। अपने नए वीडियो में उन्होंने बागेश्वर धाम के आयोजन की जानकारी दी है और लोगों से वहां आने की अपील भी की है। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में एक और जहां महायज्ञ होगा, वहीं 121 कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। इस आयोजन में सैकड़ों संत, साधु और हजारों लोग मौजूद रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र ने कहा कि ये कार्यक्रम में वृंदावन के कलाकार रासलीला भी करेंगे और महाशिवरात्रि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 2 दिन बिना टोकन का दरबार भी लगेगा। यह आयोजन छतरपुर जिले के गाढ़ा गांव में होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, छतरपुर के गाढ़ा गांव में 13 फरवरी से 19 फरवरी तक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसमें 5 दिवसीय अन्नपूर्णा नवकुंजीय महायज्ञ होगा। 15 फरवरी से 19 फरवरी तक 5 दिवसीय राम कथा होगी। 13 से 19 फरवरी तक वृंदावन के कलाकार रासलीला प्रस्तुत करेंगे। महाशिवरात्रि यानी कि 18 फरवरी को 121 कन्याओं का विवाह होगा। उसी दिन 18 फरवरी की रात को चित्र विचित्र की भजन संध्या होगी। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद से विवादों में घिरे रहे एलन मस्क को एक बड़ी राहत मिली है। 2018 के टेस्ला ट्वीट मामले में अमेरिकी अदालत ने एलन मस्क को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिकी जूरी ने शुक्रवार को ही अपने फैसलों में कहा कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने निवेशकों को धोखा नहीं दिया है। जूरी के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क निवेशकों के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था कि वो कंपनी को निजी लेने और धन सुरक्षित करने के बारे में सोच रहे हैं। 2018 से जुड़े इस मामले पर अब जूरी का फैसला आया है और इस पर एलन मस्क ने खुशी जताई है। मस्क ने ट्वीट करते हुए जूरी को धन्यवाद किया है और लिखा है, भगवान का शुक्र है, लोगों के ज्ञान की जीत हुई है। मैं टेस्ला 420 टेक प्राइवेट मामले की जूरी के फैसले की सराहना करता हूं। भारत की स्टार महिला जिम्नास्ट दीपा कर्मकार को 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के चलते दीपा कर्मकार पे ये बैन लगाया है।
रियो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली दीपा पर यह प्रतिबंध 10 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। रियो ओलंपिक 2016 में चौथे स्थान पर रहने वाली दीपा को हाइजेमिन ड्रग के इस्तेमाल का दोषी पाया गया है। इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी ने हाइजेमिन S3 बेटा 2 के को प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में रखा है। इस पदार्थ को 2021 के बाद बैन कर दिया गया था। अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस दीपा कर्मकार ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थी। रियो ओलंपिक में दीपा का सामना दुनिया की टॉप एथलीट अमेरिकी की सिमोना वाइल्स, मारिया पासेको और गुइलिया स्टाइनबर्गर जैसे दिग्गज एथलीटों के साथ ही हुआ था। दीपा कर्मकार ने रियो ओलंपिक में पदोनोवा वॉल्ट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया था। नेशनल गेम्स के 7 मेडलिस्ट और 3 अन्य ड्रॉप टेस्ट में फेल हुए हैं। वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, साइकिलिंग, जूडो, फुटबॉल, वुशु और लॉन बॉल के 10 एथलीट भी ड्रॉप टेस्ट में नाकाम रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम वो हासिल कर चुकी हैं। राजस्व बढ़ाने के प्रयास में महाराष्ट्र के लातूर जिले के आधार अधिकारियों ने एक गांव के उन ग्रामीणों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने का फैसला किया है, जो स्थानीय पंचायत द्वारा लगाए गए कर का पूरी तरह से भुगतान करते हैं। यह अनूठा निर्णय शुक्रवार को नीलगा तहसील स्थित पंचियांचोली गांव में आयोजित ग्राम सभा की बैठक के दौरान लिया गया। पंचियांचोली सरपंच गीतांजलि हनुमंत ने बैठक की अध्यक्षता की। यहां उनके पूर्ववर्ती श्रीकांत सलुंक ने प्रस्ताव रखा कि पंचायत कर के 100% भुगतान पर ग्रामीणों को 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उनके प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने स्वागत किया और सर्वसम्मति से पारित किया। दरअसल लोगों को टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने और ग्राम पंचायत का राजस्व बढ़ाने के लिए पंचायत ने ये अनूठी पहल की है। श्रीकांत सलुंखे ने अपने भाषण में कहा कि पंचन चेली गांव की आबादी 5,947 है और यहाँ करीब 930 करदाता हैं। ये फैसला ग्रामीणों को कर भुगतान के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक के दौरान गांव के विकास के लिए कुछ अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उड़ीसा, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित भवनों पर कर लगाने की शक्ति भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों को दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।